जी, फटाफट से वॉइस को एक बार कंफर्म करा दीजिएगा। वॉइस क्लियर है क्या दोस्तों? तो जी हाँ मेरे भाई, हम लोग करा रहे हैं आपको जेजे एग्जाम के लिए मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस। तो 1-2 दिन अभी क्लास 1-2 आई थिंक सेट पेपर हमने सॉल्यूशन दे दिया था। ये हमारा 4th टेस्ट मॉडल टेस्ट का सॉल्यूशन है और इसके बीच में जो 2-3 हमने नहीं दिए हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। किसी कारणवश वो आपको नहीं मिल पाए। बट करवा देंगे हम आपको, ये चीजें भी अवेलेबल करवा देंगे ना, इस जो नहीं करवाए हैं। आई थिंक पहला नहीं करवाया है, दूसरा करवा दिया, तीसरा चौथा नहीं करवाया, पांचवा ये करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से वॉइस को कंफर्म करा दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा यार, जहां कर सकते हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें साथियों, ये रामबाण हमारा बैच है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जो जिस पर 10% ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो जाइए, हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज पर आपको 10% ऑफ मिल रहा है, तो आप जाके ले सकते हैं। एंड ये एफएलटी है, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप एफएलटी ज्वाइन करिए, और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो ये आप ये कोर्स ज्वाइन करिए, और डेफिनेटली तौर पर मेरे दोस्तों आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड करते हैं आज की धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले दोस्तों आप इंग्लिश पढ़िए, देन इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ गिवन ऑप्शन। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमें ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, कौन सा सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली रूप से सही है, राइट है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में या इससे 2 डेज बिफोर थर्ड या सेकंड एपीएलटी में बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है, क्या आता है, ऑफ द टू, तो दो लोगों के लिए कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। ऑफ द टू प्रेज आता है तो वी कैन यूज कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो हमें ये बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, तो इसमें यही कंसेप्ट लगा है। देखिए ऑफ द टू हमारे पास है, ऑफ द टू है, तो इधर कॉम्परेटिव डिग्री तो है लेकिन आर्टिकल नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ भी ऑफ द टू है, ऑफ टू लिखा है, द नहीं लगा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। इधर ऑफ टू लिखा है तो इधर द लगा है, लेकिन इधर ऑफ द टू चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें क्या लिखा है, केवल ऑफ द टू, तो ऑफ द टू लिखा है, तो इधर क्या आ गया, कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द, तो इसका मीन्स आंसर क्या होगा, बी। बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो थोड़ा थोड़ा सा एरर था, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज करके एक ही चीज को कितने प्रकार से उसने घुमा दिया, आप समझो। यहाँ पर ऑफ द टू बिल्कुल राइट दे दिया, लेकिन इधर कॉम्परेटिव डिग्री भी दे दी, दा नहीं दिया, इसलिए पहला रॉन्ग हो गया। दूसरे में ऑफ द टू भी दिया है, कॉम्परेटिव डिग्री ये भी है, दा भी है, तो इसलिए राइट हो गया। इसमें ऑफ टू करके दे दिया, कॉम्परेटिव डिग्री भी दे दी और दा दे दी, दा दे दिया, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसमें दा नहीं है। इधर ऑफ टू कर दिया, क्लियर, और इधर कंपैरेटिव डिग्री है, दा भी नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। अब बस यही कंसेप्ट था, कॉम्परेटिव डिग्री अगर ऑफ द टू आए तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उसके पहले दा का भी यूज करते हैं। जनरली वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले सामान्यतः हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये 2 एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बताए थे। एक ये था और एक 2 एक्शंस वाला था, जो सामान्य रूप से घटती हैं या असामान्य रूप से बढ़ती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बोथ विजयन एंड राजन आर क्वाइट टॉल बट राजन इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। तो ये भी डबल उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें हमें एरर बताना है, एरर फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरर। एक पार्ट में एरर जरूर है, नो एरर का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम देखेंगे बोथ का पेयर एंड होता है, बिल्कुल सही है, वर्ब भी सही है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन बट के बाद राजन इज आर क्वाइट वेल, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ऑफ द टू। क्या लिखा है,
ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू है तो इधर कौन सी डिग्री आएगी, वो दो के लिए कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव क्या होती है, टॉल की टॉलर, क्या होती है टॉलर, और उसके पहले क्या लगता है द, तो किस पार्ट में एरर है, डी में, आंसर बनेगा डी। क्लियर, टॉलेस्ट नहीं होगा टॉलर होगा, ये क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये पेज में अक्सर आपको बोलता रहता हूँ, एज यू सो शैल यू रीप। आपको मैंने एक और चीज बताई थी, क्या कभी भी एज का पेयर शो नहीं होता, केवल एक्सेप्शन है ये, जो प्रेज में एज का पेयर शो होता है। मैंने आपको बताया था, कंजक्शन पढ़ाया था, एज, बिकॉज, सिंस, हैंस, हैंस, इनका पेयर कभी भी, इनकी हिंदी अगर क्या निकलती है, चूंकि, तो इनका पेयर कभी भी सो या देयरफॉर नहीं होता है, सो या देयरफॉर नहीं होता है, इनका मतलब होता है इसीलिए, और यहाँ पर इसी के लिए हम बी कैन यूज कॉमा, किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो प्रेज है, तो फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, प्रेज का मीन्स बताना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, ये प्रेज का मीनिंग है। तो हमें पता है अवर डीड्स विल डिटरमाइंड अवर फ्यूचर, मतलब हमारी जो डीड्स होती है वही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करती है। बिल्कुल सही है, आंसर यही हो जाएगा। बी मस्ट नेवर, कभी फाइट, फाइट एंड मतलब हमें कभी भी राइट एंड डरना नहीं चाहिए, ये नहीं है। अवर गोल शुड बी लॉफ्टली, हमारा गोल लॉफ्टली होना चाहिए, नहीं है। देयर इज नो पॉइंट गोइंग टू बैक, ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, अवर डीड विल डिटरमाइन अवर फ्यूचर, मतलब हमारी डीड होती हैं वही हमारे फ्यूचर को निश्चित करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। इसका मीन्स है जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल में मैंने आपको अच्छे से बताया था, याद होगा। एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जब भी हम प्रॉपर नाउन को, जब भी हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को जब भी हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो आर्टिकल द हमेशा कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं, आर्टिकल द हमेशा कॉमन नाउन के बिफोर लगाते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं तो आर्टिकल द कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर, जैसे भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर यही है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो कश्मीर को प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको यूज कैसे कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह, किसकी तरह, कॉमन नाउन। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा कॉमन नाउन के पहले। अगर ये देश होता है यहाँ स्विट्जरलैंड तो इसके पहले नहीं, इस देश की तरह कंपैरिजन की जा रही है कश्मीर की, तब इसके लिए हम वी कैन यूज आर्टिकल द। कौन सा आएगा, आर्टिकल द। जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो कभी भी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करें तो आर्टिकल द का यूज करते हैं बिफोर कॉमन नाउन। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द रोवर ब्रोक इनटू द हाउस, फैमिली वॉज अवे ऑन द वैकेशन, ऑन वैकेशन। तो देखिए सो का मीन्स होता है इसीलिए,
जस्ट अंटिल, अभी तब तक नहीं, ये नेगेटिव है। वाइल मीन्स होता है जबकि या जब तक। एज लॉन्ग एज भी इसका सिनोनिम है, इसका मीन्स होता है जब तक। हाँ, ये जबकि। तो आप यहाँ समझेंगे द रोबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, वो घर के अंदर आया जब तक द फैमिली वॉज अवे ऑन वेकेशन। फैमिली कहाँ गई थी? वेकेशन पर, छुट्टियों पर गई थी। तो इसका मीन्स जबकि फैमिली कहाँ गई थी? जब तक फैमिली गई थी तभी की बात है, ड्यूरेशन की बात है, उसी ड्यूरेशन अवधि की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? जबकि के लिए वाइल का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? वाइल। ठीक है। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक होता है, देयर इज, एज लॉन्ग एज देयर इज होप, देयर इज लाइफ, जब तक आशा है तब तक जीवन है। तो आंसर होगा वाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है somebody cleans these rooms every day। तो ये एक एक्टिव होता है और एक पैसिव। आपको अच्छे से मैंने आपको बताया, जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो अगर हमारे लिए फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस, ई एस, आई एस कुछ भी आता है तो इसका पैसिव वॉइस हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, इज एम आर थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ कभी भी हमारे लिए V2 सेकंड फॉर्म आती है तो उसका पैसिव वॉइस बोजबर थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। अगर V3 आती है तो उसका पैसिव वॉइस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। अगर V4 आती है तो उसका क्वेश्चन पैसिव वॉइस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। अगर कोई भी मॉडल आता है हमारे लिए, मॉडल के बाद बी फर्स्ट फॉर्म आती है B1, तो जो भी मॉडल दिया है उसी को लिखते हैं, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर कोई मॉडल है और मॉडल के बाद हैव प्लस V3 है तो उसका पैसिव वॉइस जो मॉडल है वही रहता है, देन हैव रहता है, उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। और हमारे लिए अगर 2+B1 है, 2+B1 है तो इसका पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव का 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। क्लियर। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लींस लिखा है, क्लींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एसआईएस फॉर्म में है। क्लियर। जिसको हम फिफ्थ फॉर्म एसआईएस फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस है तो उसका पैसिव वॉइस एजेएमआर थर्ड फॉर्म में बनता है। तो दीज रूम्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। पहले तो दीज रूम्स देखेंगे पहले, और उसके बाद प्लूरल वर्ब आर, ये बीइंग नहीं आएगा, ये एजेएमआर थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे, ये आंसर हमारा हो सकता है। दूसरा दोज कर दिया है, ये भी रॉन्ग है। दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे फॉर समवन, ये फॉर से नहीं जुड़ेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ समवन लिखा है, वहां समबडी है, समबडी को समवन कर दिया है, ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा हमारा? बी। क्लियर। ऑप्शन से अच्छे से ये चेक हो गया कि हमारा फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में बनना था। एक और चीज यहाँ पर है, क्या आपको समझना है, ये somebody क्या है? अनटचेबल सब्जेक्ट है। somebody कैसा है? अनटचेबल सब्जेक्ट है। अगर somebody अनटचेबल सब्जेक्ट है, somebody कैसा है? अनटचेबल सब्जेक्ट है। अनटचेबल का मीन्स अस्पर्श सब्जेक्ट है। कैसा है? अस्पर्श। स्पर्श मतलब इसको छू नहीं सकते, इसमें पता नहीं चलता किसकी बात है। somebody cleans these rooms every day, मतलब कोई इन रूमों को प्रत्येक दिन क्या करता है? क्लीन करता है। अब किसकी? somebody। हाँ, ऐसे अनटचेबल और भी सब्जेक्ट रहते हैं, somebody है,
एवरीबडी है, हाँ, नोबडी है, एनीबडी है, somebody, everybody, nobody, anybody, someone, no one, anyone, हाँ, somebody, everybody, nobody, someone, anyone, people, ये people, police, children, ये सब कैसे अनटचेबल सब्जेक्ट हैं। ईच, एवरी, इनको अगर ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं तो ध्यान रखना इनको बाय प्लस सब्जेक्ट करके नहीं लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में इनको बाय से जोड़ा नहीं जाता क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कभी भी somebody, everybody, nobody, someone, anyone, हाँ, तो इनको अगर बाय प्लस सब्जेक्ट करके रूप में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट बाय प्लस यहाँ पर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में बन, दीज रूम्स आर क्लीन्ड बाय समबडी नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट एवरीडे कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी फॉर बॉम्बे। ये फर्स्ट फॉर्म था तो इज एम आर में दीज रूम्स प्लूरल थे तो वर्ब भी प्लूरल थी। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से चीज समझ में आ रही है। राहुल, इंग्लिश नाइस क्लास सर, थैंक यू डियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट, बी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, मतलब हमने डिसाइड किया है स्पेन, ग्रीक, पुर्तगाल एंड इटलीज, हाँ, इटालियंस माउंटेन्स जाने की, क्लियर, घूमने की। तो हमें पंचुएट का यूज करना है, सही पंचुएट्स कौन से होंगे इनका यूज करना है। तो सेंटेंस को हम पहले पढ़ते हैं। तो बी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद हमें स्पेन के बाद यहाँ कॉमा चाहिए, यहाँ कॉमा चाहिए, यहाँ भी नहीं है। इसका मीन्स ये रॉन्ग है क्योंकि हम दो या दो से अधिक नाउन को एक साथ लिख रहे हैं तो फिर उनके लिए उसमें उनको एक एक करके बोला जाएगा तो उनको कॉमा जरूर चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है और ये दोनों में अपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया, दिस इज रॉन्ग। दूसरा नेक्स्ट है यहाँ पर बी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, ये ग्रीक, पुर्तगाल एंड इटालीज, लेकिन ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर इटालीज माउंटेन्स लिखा है तो इटालीज के माउंटेन्स की बात है। अगर किसी के माउंटेन्स जैसे मोहन की कार, मोहन्स कार, क्या लिखते हैं हम, मोहन्स कार, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं है, अकेला एस लगा है, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं है, इसीलिए ये भी सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। इटालीज में एपोस्ट्रोफी चाहिए क्योंकि वहां के माउंटेन्स की बात है। हाँ, दूसरा आप समझेंगे बी डिसाइडेड टू विजिट, यहाँ पर ये डबल कॉमा है, ये नहीं आएगा कभी भी। स्पेन रेशियो का जो ग्रीक, पुर्तगाल एंड इटालीज माउंटेन्स, तो देखिए ये हमारे पास है तो इसको हम क्या समझे, तो हमारे पास ये हमारा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ये रेशियो वाला साइन था जबकि ये नहीं आएगा तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी, सॉरी ये क्या होगा, क्योंकि बी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, ग्रीक, पुर्तगाल एंड इटालीज माउंटेन्स, तो ये सही है। सिंगुलर नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज हमने किया है। तो हमारा सही पंचुएशन कौन होगा, ये आंसर क्या होगा हमारा, ए। तो कैसे फुल स्टॉप कहाँ आएगा, कॉमा कहाँ आएगा, इनवर्टेड कॉमा कहाँ आएगा, पूर्ण, क्लियर, तो उसका यूज करना ही हमें पंचुएट कहलाता है। इन साइनों को कैसे सही से यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन कहाँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म हैज स्टार्टेड रीच द सिनेमा हॉल बिफोर बी, तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है कभी भी किसी भी सेंटेंस में हमारे लिए ये रट्टू तोतावाड़ी मेहनत आपको बताई जाती है कि रट्टू तोता वाला क्या होता है। बिफोर का मीन्स के पहले, ये हम रट लेते हैं
और इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस बी3 का यूज करते हैं, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट मतलब बी2 का यूज हम करते हैं। दूसरी कहानी क्या है, एक आफ्टर भी हम पढ़ लेते हैं, के बाद या के पश्चात, के बाद या के पश्चात। इसमें हम रट लेते हैं कि भैया आफ्टर के पहले बी2 आता है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस बी3 मतलब पास्ट परफेक्ट आता है। ये रॉन्ग, अगर रटते हैं तो फिर हम क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आफ्टर बिफोर हमारे लिए आए, लेकिन हमें ये इनसे ये जरूर क्लियर हो रहा है कि दोनों एक्शन पास्ट में है। इनसे ये जरूर क्लियर हो रहा है दोनों एक्शन किस में है, पास्ट में। जब दो एक्शन पास्ट में होती हैं, लगातार लगातार टू एक्शंस पास्ट में होती हैं, जो एक्शन हमें पहले होती है उसे ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और जो एक्शन बाद में होती है सेकंड एक्शन, उसे हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो देखिए, द फिल्म हैज स्टार्टेड रीच द सिनेमा हॉल बिफोर मतलब हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने के पहले मूवी शुरू हो चुकी थी। तो इसका मीन्स फर्स्ट एक्शन क्या है, मूवी का शुरू होना। तो फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो आंसर ए में बनेगा एरर, यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड स्टार्टेड होना था। क्या होना था, हैड स्टार्टेड। द फिल्म हैड स्टार्टेड रीच द सिनेमा हॉल बिफोर बी रीच्ड द सिनेमा थिएटर। हमारे सिनेमा थिएटर पहुंचने के पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी, तो द फिल्म हैड स्टार्टेड होगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो एरर किस में था, ए पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा, आई नॉट टेक दिस स्वीट एज आई हैव ऑलरेडी ईटन। इसका मीन्स क्या है, चूंकि आई हैव ऑलरेडी ईटन देम मतलब मैं पहले से ही उनको खा चुका हूं, पहले से मैं उन्होंने खा ली है मैंने वो तो स्वीट्स। तो इसका मीन्स मुझे दोबारा से उनको खाने की आवश्यकता नहीं है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, और आपको बताया था नेगेटिव में मॉडल नीड और डेयर का यूज किया जाता है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में मॉडल के रूप में नीड और डेयर का यूज किया जाता है। नीड हमेशा हमें नेसेसिटी को बताता है। नीड क्या बताता है, नेसेसिटी को हमें बताता है। नीड हमें क्या बताता है, नेसेसिटी को हमें बताता है, मतलब आवश्यकता। किसको बताता है, आवश्यकता। कैन प्रेजेंट एबिलिटी को बताता है, प्रेजेंट एबिलिटी पास्ट, ये प्रेजेंट की क्षमता को बताता है। विल का हम जनरली फ्यूचर में यूज करते हैं। मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, और ट्रैफिक रूल्स के साथ भी मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड आएगा। यहाँ अब ये कह रहा है आई हैव ऑलरेडी ईटन देम, चूंकि मैं पहले से ही उनको खा चुका हूँ या खा ली हैं, तो आई नॉट टेक दी स्वीट, तो मैं इन स्वीट्स को नहीं ले सकता, नहीं लेने की, मुझे इन स्वीट को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिस हाउस इज नॉट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, द रेंट्स आर क्वाइट हाई। अगर ये हाई है, रेंट्स क्वाइट लिखा है, क्वाइट हाई है, तो देखिए अटो अकॉर्डिंगली माने होता है इसी तरह से, इसी तरह से, इसी अनुसार। लाइकवाइज नहीं होगा, हेंस चूंकि होता है। तो ये फर्दर मतलब फर्दर मोर माने दूर, फर्दर मोर इसी वजह से, इसीलिए, इसी वजह से भी कह सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से, इसी वजह से, या सिर्फ इसीलिए। तो दिस हाउस इज नॉट स्ट्रिंगली लोकेटेड, द रेंट्स आर क्वाइट हाई, अगर रेंट हाई है तो आप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ फर्दर मोर की होती है, फर्दर मोर मीन्स जहाँ दूरी को हमें दर्शाता है, इसी वजह से। तो आंसर क्या होगा, सी। दिस इज सिंपल क्वेश्चन था, कोई जिसमें ऑप्शन से भी चेक हो सकता था।
ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए। अब नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की होगी। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे सेल बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? इसे सेल का नाम हम लोग बोल देते हैं या फिर इसे सेल कहा जाता है। तो जो हमारा ये सेल है, इसके अंदर मान लीजिएगा आपने ये राम टाइप करा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो एक्टिव सेल है जहां राम टाइप करा वहां से आपका दूसरे कॉलम दूसरे सेल में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो टाइप किया आपका वो वही का वही टाइप बना रहेगा। तो आपको क्या प्रेस करना होता है किसी भी कंटेंट को एक्सेप्ट करने के लिए? मेरे दोस्तों आपको एंटर प्रेस करना होता है। ठीक है। इंसर्ट जो की होती है, इंसर्ट की जो है किसी भी प्रकार के स्पेस को इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है ना? किसी भी प्रकार का स्पेस आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट की का यूज करते हैं। शिफ्ट की जो होती है एंड इस की को हम लोग साथियों कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारी की है जिसे हम लोग शिफ्ट की कहते हैं, ये की हमेशा मेरे दोस्तों अन्य किसी की के साथ काम करती है, अकेले ये कभी भी यूज नहीं होती है। ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस एंटर जो होता है वो हमारे पेज ब्रेक के लिए होता है। अगर आप किसी प्रकार के पेज का पर्टिकुलर ब्रेक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर किसका यूज करिए? अल्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करिए, चलेगा। ये रहा हमारा 12th प्रश्न का 12th क्वेश्चन। फटाफट से जवाब बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। जी दोस्तों फटाफट से बता दीजिएगा। जी भाइयों, है ना? फटाफट से जवाब बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन, है ना? निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? एंड 12वें का आप लोग डी बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पेरिफेरल जो होते हैं वो जितने भी हमारे इनपुट, है ना, इनपुट डिवाइस एंड जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं उन सबको मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है जिसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो यहाँ पर जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं वो कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को साथियों हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ये तो फिर एक सॉफ्टवेयर है ही, बट पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ अलग जो है वो 12वां प्रश्न ही अलग है। 13 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि 13 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आप लोग जानते भी हैं इस बात को, है ना? अगर इसी टाइप से हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे यार हमारे। हाँ जी, देखिएगा, लिखा हुआ है हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउ यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू टाइप इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ कीबोर्ड इज कॉल्ड, है ना? जी फटाफट से बताइएगा। ऐसा कौन सा हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जो बिना किसी की को प्रेस करे कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शंस को भेजा देता है, यानी भेज देता है ना? बिना किसी कीबोर्ड की बिना विदाउट किसी कीबोर्ड की कीज को प्रेस करे कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शन भेज देता है, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है? अमित, बहुत सुंदर आंसर अमित जी। एंड अमित का सबसे पहला आंसर आया है, दैट इज माउस, बिल्कुल करेक्ट बात है। पीडीए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? पर्सनल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, असिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। पीडीए को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। एंड ये जो माइक होता है वो हमारा, जिसे हम लोग माइक्रोफोन बोलते हैं, माइक्रो सॉरी क्षमा चाहता हूँ, माइक्रो फोन का नाम इसे बोलते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। टैबलेट मेरे दोस्तों कोई इनपुट डिवाइस होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो माउस है वो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों होना चाहिए, चलेगा। 14 का फटाफट से जवाब दीजिएगा कि हमारा 14 प्रश्न क्या कहता है। यस दोस्तों, जी फटाफट से बताइएगा 14 क्वेश्चन क्या कहता है। जी सरस्वती, आपका भी बिल्कुल सही आंसर था। और 14, जी सरस्वती का कहना यहाँ पर डी है और मुझे लगता है डी बिल्कुल सही आंसर है। लिखा है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस होता है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो हमारा प्रिंटर है क्या है दोस्तों? जो दोस्तों हमारा क्या होता है? प्रिंटर होता है
है ना जी। जो प्रिंटर है वो आप सबको पता है कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस। और ये कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर इनपुट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, बोथ में भी नहीं कहलाता है। और प्रिंटर तो एक हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों हमारा जो प्रिंटर होता है उसे दो आधार पर बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है उसकी टेक्निक के आधार पर, टेक्निक मतलब बनावट के आधार पर, और दूसरा बांटा जाता है उसकी स्पीड के आधार पर, ठीक है। एंड जो हमारी टेक्निक होती है उसके आधार पर हमारे कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप फटाफट से बताइएगा मेरे साथियों कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, एंड जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं, है ना। आप लोगों को ये बताना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बोला जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी बील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये जो प्रिंटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हमारी इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में आता है जैसे लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, सॉरी लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर, एलसीडी एलईडी प्रिंटर, ये जो प्रिंटर्स हैं, है ना। लेजर प्रिंटर जो कि हमारे नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। स्पीड के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं साथियों। वो एक होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है हमारा लाइन प्रिंटर, और तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेज प्रिंटर कहते हैं, या पेज प्रिंटर कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न। हाँ जी चलो जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ कंप्यूटर, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ कंप्यूटर, यानी ऐसा कौन सा प्रोग्राम का नाम किसी प्रोग्राम का, ऐसा कौन सा प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या होता है, ये कहने का मतलब है। इस प्रश्न का कहना है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है इनमें से जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल राहुल जी बहुत सुंदर आंसर, अमित बहुत सही आंसर, दैट इज सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एकमात्र ऐसा प्रोग्राम होता है जो कहीं ना कहीं चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। कंप्यूटर के अंदर जितना भी वर्क हो रहा होता है, कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे को कंट्रोलिंग करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फाइल मैनेजर का जो काम है, फाइल मैनेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं, है ना। फाइल मैनेजर को क्या कहा जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं साथियों वो एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो यूजर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ब्राउजर जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम लोग www पर मौजूद विभिन्न प्रकार के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेब ब्राउजर के आप लोग किसी भी प्रकार का वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। समझ गए जी साथियों। तो ये है हमारा वेब ब्राउजर। जैसे मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर वेब ब्राउजर है, आप लोगों को पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम बहुत ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, सफारी है। सफारी का बहुत ज्यादा डाउट होता है, जो सफारी नाम का वेब ब्राउजर है ना, सफारी, बहुत सारे लोग इसे सर्च इंजन बोल बैठते हैं, जबकि जो हमारा सफारी है वो एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है, ठीक है। चलेगा, ये रहा हमारा 16th प्रश्न। फटाफट से जवाब दीजिएगा कि क्या कहता है 16th प्रश्न वाला, है ना जी साथियों। और आशा करता हूं यहाँ हर एक प्रश्न आपकी समझ में आ रहा होगा। और यहाँ इंग्लिश का जो हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं और यहाँ कंप्यूटर का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं यार, वो बहुत ही बेहतर और धमाकेदार सॉल्यूशंस हैं यार, है ना। गारंटेड आपका भाई बोल रहा है। ऐसी जिस तरीके से प्रिपरेशन हम लोगों ने जेजे की करवाई है, वैसे प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता है किसी भी पेड बैच के अंदर हुई होगी, है ना। पहले आप लोगों को कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करवाया गया, फिर इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया। अब इंग्लिश और कंप्यूटर के कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। हाँ जी चलेगा। हाँ देखो जी, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कंपोनेंट सच एज
रोनी यूएसबी पोर्ट एंड पीसीआई पोर्ट, है ना। रोनी यूएसबी पोर्ट और पीसीआई पोर्ट जो होते हैं वो किस प्रकार के मतलब लिखा है किसके कंपोनेंट है, कहने का सिंपल सा मतलब है ना। तो यहाँ पर जो हमारे यूएसबी और पीसीआई पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस, पीसीआई का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस होता है। ये किसके पोर्ट होते हैं साथियों, किसके कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो सभी हैं वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के कंपोनेंट होते हैं। देखो जी, जितने भी पोर्ट होते हैं, चाहे आप कोई सा भी पोर्ट ले लीजिएगा, जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे पोर्ट कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के ही कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी पोर्ट होते हैं, एक कोई एक नहीं, ये दोनों जो ऑप्शन में दिए हैं ये दोनों नहीं, जितने भी पोर्ट होते हैं, चाहे HDMI पोर्ट ले लें, PS2 पोर्ट ले लें, VGA पोर्ट ले लें, PCI पोर्ट ले लें, AGP पोर्ट ले लें, किसी भी प्रकार का सॉकेट्स ले लें, है ना, HDMI ले लें एंड मिनी HDMI ले लें एंड मतलब माइक्रो HDMI ले लें, USB ले लें, मिनी USB ले लें, टाइप ए ले लें, टाइप बी, किसी भी प्रकार का पोर्ट ले लें, तो हर एक पोर्ट जो दोस्तों जो है वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पर जाकर ही कनेक्टेड होता है या मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है। यस दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 17 का जवाब दीजिएगा कि क्या जवाब है, फटाफट से बताइएगा हमारे 17th क्वेश्चन को, ये 17th प्रश्न क्या कहता है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी जी, हाँ राहुल का करेक्ट आंसर है। एंड जी, तो लिखा क्या, लिखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, है ना। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्ड होता है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की डिस्प्ले पर किसी इमेज को शो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन सा कार्ड होता है, उसे हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स कार्ड का नाम वहां पर बोला जाता है, या वीडियो ग्राफिक्स कार्ड मेरे साथियों से कहा जाता है। फॉर सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन ईच कंप्यूटर फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, बताओ भाई, है ना। तो फॉर सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन, अगर आप सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो प्रत्येक कंप्यूटर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट होता है ना। रूल्स सेट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं साथियों। उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है, चलेगा। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट बाय यूजिंग अ फोन लाइन एंड मॉडेम इज कॉल्ड एज कनेक्शन, यानी ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो इंटरनेट का यूज करता है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होके और मॉडेम से कनेक्ट होके, ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें टेलीफोन लाइन और मोबाइल मॉडेम लगा होता है जिससे हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। देखिएगा, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन का हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। एकमात्र इंटरनेट कनेक्शन जिसमें टेलीफोन लाइन का यूज होता है डायल अप है। डिजिटल कोई इंटरनेट कनेक्शन होता नहीं है, डिश भी नहीं होता है, ब्रॉडबैंड जरूर होता है। ब्रॉडबैंड ऐसा इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसकी स्पीड 50 Mbps से मेरे साथियों ज्यादा होती है, उस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को हम लोग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। चलेगा, है ना, चलेगा। 20th प्रश्न आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका जवाब बताइएगा, 20वें प्रश्न का क्या जवाब है, जल्दी बताइएगा साथियों जी। है ना, तो विथ regards to control of video and other media in the slide show, what is the key combination to go to the next bookmark in MS PowerPoint। अगर आप कोई स्लाइड या मीडिया में कोई किसी स्लाइड में कोई मीडिया दिखा रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पर जंप करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, वो करनी होगी अल्ट प्लस एंड वाली। अल्ट प्लस एंड से आप हमारे MS पावर पॉइंट के अंदर, तो दोस्तों ये था आज का हमारा धमाकेदार सेशन, और आशा करता हूं जो आपके 20 प्रश्न थे इंग्लिश के, और 20 प्रश्न थे सॉरी 10 प्रश्न थे इंग्लिश के और 10 थे हमारे कंप्यूटर के, दोनों सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। और क्लास को बंद करने से पहले आप लोगों को बता दूं, रामबाण ये बैच है हमारा जेजे एग्जाम के लिए, अभी भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर 10% ऑफ चल रहा है, और ये FLT पर भी 10% अभी ऑफ चल रहा है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर हमारा बैच चल रहे हैं, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरे साथी, फटाफट से जाइएगा और ज्वाइन करिए ये बैचेस, और कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा लीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन के साथ मेरे दोस्तों। और हाँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, एंड हरे कृष्ण।